नमस्ते बच्चों, सपना हिंदी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम अंतरा पाठ्य पुस्तिका का पद्य से पाठ सब आँखों के आंसू उजले पढ़ रहे थे, जिसकी कवयित्री है महादेवी वर्मा। इसका कुछ अंश हम पढ़ चुके थे। आज हम शेष अंश पढ़ेंगे और इस पाठ के हम प्रश्न हल करेंगे। अगला काव्यांश हम पढ़ेंगे। संस्कृति के प्रतिपग में मेरी सांसों का नव अंकन चुन लो, मेरे बनते मिटने में नित अपनी साधों के क्षण गिन लो। जलते खिलते बढ़ते जग में गुलबिल एकाकी प्राण चला, सपने सपने में सत्य ढला। सबसे पहले हम कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। संस्कृति का अर्थ होता है सृष्टि या संसार। प्रतिपग का अर्थ होता है हर कदम पर। नव अंकन का अर्थ होता है नया मार्ग। साधु का अर्थ होता है इच्छा। इस काव्यांश में बताया गया है कि प्रकृति प्रतिपल अपना रूप परिवर्तित कर नया रूप धारण करती है। प्रकृति में कभी बसंत का मौसम आता है तो कभी पतझड़ का मौसम आता है। कभी तो प्रकृति बहुत सुंदर लगती है और पतझड़ आता है तो प्रकृति का वो सौंदर्य समाप्त हो जाता है। इस तरह प्रकृति का सौंदर्य कभी तो बनता है और कभी मिटता है। अपने बनने और मिटने में भी प्रकृति हमेशा कोई न कोई संदेश हमें अवश्य देती है। इसी संदेश को व्यक्त करते हुए कवयित्री कहती है कि संस्कृति के प्रतिपग में मेरी सांसों का नव अंकन चुन लो। सृष्टि के कदम कदम पर प्रकृति के जीवन से मनुष्य प्रेरणा लेकर अपने नए मार्ग को चुन सकता है। अर्थात प्रकृति कदम कदम पर हमारा सही मार्गदर्शन करती है। मेरे बनने मिटने में नित अपनी साधु के क्षण गिन लो। कवयित्री प्रकृति के माध्यम से कहती है कि तुम मेरे बनने और मिटने के हर क्रियाकलाप में अपनी इच्छाओं को पूरा करने के साधन ढूंढ सकते हो। कहने का भाव यह है कि प्रकृति बनते हुए भी और नष्ट होते हुए भी मनुष्य को कोई न कोई प्रेरणा अवश्य देती है। कवयित्री प्रकृति के साथ अपने जीवन को जोड़ते हुए कहती है कि तुम सृष्टि के हर कदम में मेरी सांसों की आहट सुन सकते हो, महसूस कर सकते हो। मेरे मन में हमेशा प्रकृति के समान कई इच्छाएं बनी भी और बिगड़ी भी। वैसे ही दूसरे मनुष्य भी अपनी इच्छाओं को बनते और बिगड़ते महसूस कर सकते हैं। जलते खिलते बढ़ते जग में घुलमिल एकाकी प्राण चला। महादेवी वर्मा कहती है कि प्रकृति के विभिन्न रूपों में, चाहे वह दीपक के रूप में जल रही हो, चाहे फूल के रूप में खिल रही हो या समुद्र के रूप में आगे बढ़ रही हो, प्रकृति का हर रूप व्यक्ति के प्राणों में यदि घुल मिल जाए तो नए जीवन का संचार हो सकता है। सपने सपने में सत्य ढला। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ सपने होते हैं और उन सपनों में कुछ न कुछ सत्य अवश्य छिपा होता है। उसी सत्य को हमें पहचानना चाहिए। कवयित्री कहती है कि यदि हम प्रकृति से प्रेरणा लेकर अपने लक्ष्य के मार्ग पर बढ़ते रहे तो हम अपने हर सपने को सत्य कर सकते हैं। अब हम इस काव्यांश में अलंकार देखेंगे। सपने सपने शब्द 2 बार आ रहे हैं। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। सपने सपने और सत्य स वर्ण की आवृत्ति हो रही है। यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। महादेवी वर्मा की दोनों कविताएं हम पूरी पढ़ चुके हैं। अब हम जाग तुझको दूर जाना कविता के प्रश्न हल करेंगे। पहला प्रश्न है, जाग तुझको दूर जाना कविता में कवयित्री मानव को किन विपरीत स्थितियों में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित कर रही है? इसका उत्तर होगा, कवयित्री देश के स्वतंत्रता सेनानियों को देश की स्वतंत्रता के लिए आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रेरित करते हुए उन्हें कहती है कि देश को स्वतंत्र कराने के लिए अभी देशवासियों को बहुत लंबा संघर्ष करना होगा और इस मार्ग में कई विपरीत परिस्थितियां आएंगी, जैसे प्राकृतिक आपदाएं आ सकती हैं, सांसारिक मोह माया के बंधन तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य से विचलित कर सकते हैं। तुम्हें दृढ़ निश्चय कर इन सब विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए देश की स्वाधीनता की लड़ाई में भाग लेना होगा। प्रश्न नंबर 2, मोम के बंधन और तितलियों के पर का प्रयोग कवयित्री ने किस संदर्भ में किया है और क्यों? इसका उत्तर होगा,
मोम के बंधन से कवयित्री का आशय प्रियजनों के साथ हमारे कोमल संबंधों से है। प्रियजनों के जरा से दुख से हमारा हृदय पिघल जाता है। माता पिता, पुत्र पुत्री, पत्नी, निकट संबंधी आदि वे बंधन हैं जो हमें बांध लेते हैं। फिर तीतलियों के पर ये उन सांसारिक और नारी सौंदर्य की ओर संकेत करते हैं जिनके आकर्षण में बंधकर हम अपने कर्तव्य पथ से भटक जाते हैं। प्रश्न नंबर 3, कवयित्री किस मोहपूर्ण बंधन से मुक्त होकर मानव को जागृति का संदेश दे रही है? इसका उत्तर होगा, कवयित्री ने सांसारिक आकर्षणों को बंधन युक्त बताया है, जिसमें सगे संबंधी, प्रेमिका, नारी सौंदर्य, धन वैभव, भोग विलासपूर्ण जीवन आदि की ओर संकेत किया है। ये ऐसे बंधन हैं जो दृढ़ निश्चयी व्यक्ति को भी अपने मोह जाल में बांध कर रख सकते हैं। इसीलिए कवयित्री कहती है कि इनको त्याग कर ही बलिदान के मार्ग पर आगे बढ़ा जा सकता है, तभी हम स्वतंत्रता को प्राप्त कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 4, कविता में अमरता सूत का संबोधन किसके लिए और क्यों आया है? इसका उत्तर होगा, कवयित्री ने यहाँ अमरता सूत का प्रयोग जीवात्मा के लिए किया है। कवयित्री का मानना है कि मानव में स्थित जीव निरंतर संघर्षरत रहकर जीवन पथ पर आगे बढ़ने की नियति रखता है और इसी कारण वह अमरता को प्राप्त करता है। प्रश्न नंबर 5, जाग तुझको दूर जाना स्वाधीनता आंदोलन की प्रेरणा से रचित एक जागरण गीत है। इस कथन के आधार पर कविता की मूल संवेदना लिखी है। इसका उत्तर होगा, कवयित्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित इस गीत में वे देशवासियों में विभिन्न परिस्थितियों में सदा संघर्षरत रहते हुए अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। स्वाधीनता आंदोलन के समय देशवासी आलस्य से युक्त थे। उनमें सोई हुई देशभक्ति की भावना को जागृत करने के उद्देश्य से इस जागरण गीत की कवयित्री ने रचना की। इस गीत में कवयित्री ने देशवासियों से कहा है कि उन्हें कठिनाइयों से घबराना नहीं है, न ही सांसारिक बंधनों के मोह जाल में बंधना है और सुंदर स्त्रियों के आकर्षण जाल में भी भ्रमित नहीं होना है। ये सभी परिस्थितियां लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में रुकावट पैदा करती है। कवयित्री देशवासियों को असफलता में भी आशावादी बने रहने के लिए प्रेरित करती है। वे जीवन की सत्यता का उल्लेख कर देशवासियों में दृढ़ता का संचार करती है, जो उनके गीत की मूल संवेदना है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित पंक्तियों का काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। पहला है, विश्व का क्रंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे ये फूल के दल ओस गिले, तू न अपनी छां को अपने लिए कारा बना। सबसे पहले हम इसका भाव सौंदर्य देखेंगे। इसमें कवयित्री कहती है कि नवयुवकों को ही जागृत करते हुए कहती है, क्या भंवरे की मीठी मीठी गुनगुनाहट को सुनकर तुम विश्व के लोगों की दुख भरी चित्कार को भुला दोगे। यहाँ मधु की मधुर गुनगुन का लाक्षणिक अर्थ है लोगों की मीठी मीठी बातें। अर्थात यहाँ कवयित्री नव युवकों को सचेत करते हुए कहती है कि क्या तुम लोगों की मीठी मीठी बातों में आकर इतना खो जाओगे कि दुनिया का दुख दर्द ही भूल जाओगे। फिर आगे कवयित्री कहती है, क्या फूलों की पंखुड़ियों पर पड़ी ओस में तुम डूब जाओगे। अर्थात कहने का भाव यह है कि क्या तुम सांसारिक मोह माया के जाल में इतने फंस जाओगे कि वीर होने पर भी कमजोर दिल के व्यक्ति जैसा व्यवहार करोगे। अर्थात किसी के आंसुओं को देखकर तुम पिघल जाओगे। फिर कवयित्री आगे देश के नवयुवकों को सचेत करते हुए कहती है कि तुम अपनी छाया अर्थात भावनाओं को अपने लिए जेल मत बनाओ। अर्थात कवयित्री कहती है कि तुम्हें अपनी भावनाओं का बंदी नहीं बनना है, तुम्हें अपनी कोमल भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। अब हम इसका शिल्प सौंदर्य देखेंगे। इस अंश में विश्व का क्रंदन सारे संसार के दुख का प्रतीक है। मधुप की गुंजन और ओस के गीले पुष्प दल ये मधुर आकर्षण के प्रतीक हैं। भाषा का सौंदर्य और प्रतीक योजना आकर्षक है। प्रश्नात्मक शैली है, अनुप्रास अलंकार है और व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। प्रश्न नंबर 6 का ख है, कह न ठंडी सांस में अब भूल व जलती कहानी, आग हो उर में तभी दृग में सजेगा आज पानी। तो सबसे पहले हम इसका भाव सौंदर्य देखेंगे।
कवयित्री स्वतंत्रता सेनानियों को अपना कर्तव्य याद दिलाते हुए कहती है कि तुम्हें अपनी दुख भरी कहानियां भूलकर भी ठंडी आह भरते हुए किसी को नहीं सुनानी है। अर्थात यदि हमें पराजय भी मिलती है और कभी जीवन में दुख भी मिलते हैं, तो हमें उस पराजय व दुखों का वर्णन लोगों के सामने नहीं करना चाहिए। यदि तुम्हारे हृदय में आग होगी, तो तुम्हारी आंखों का पानी भी अच्छा लगेगा। अर्थात ये आंसू तो उनकी आंखों में ही सुंदर लगते हैं जो अपने हृदय में हार का प्रतिशोध लेने की आग में जल रहे हो। अब हम इस पद्यांश का शिल्प सौंदर्य करेंगे। भाषा यहाँ पर तत्सम प्रधान हिंदी खड़ी बोली है और भावानुकूल भाषा का प्रयोग किया गया है। शब्द शक्ति यहाँ लक्षणा शब्द शक्ति है। गुण यहाँ ओज गुण है। शैली गेय शैली और प्रतीकात्मक शैली है। नंबर 6 का ग है, हे तुझे अंगार सैया पर मृदुल कलियां बिछाना। सबसे पहले इसका भाव सौंदर्य हम देखेंगे। कवयित्री कहती है कि हे क्रांतिकारी देशभक्तों, तुम्हें तो अंगारों की सैया पर कोमल कलियां बिछानी है। अर्थात तुम्हारा बलिदानी का पथ अंगारों की सैया के समान है और तुम्हें अपने बलिदानी पथ पर चलते हुए अपनी कोमल भावनाओं को न्योछावर करना होगा। अब हम इसका शिल्प सौंदर्य करेंगे। भाषा वही तत्सम शब्दावली प्रधान है। खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है। भावानुकूल भाषा का प्रयोग किया गया है। शब्द शक्ति यहाँ पर लक्षणा शब्द शक्ति है और काव्य गुण यहाँ पर औज गुण है। अलंकार यहाँ पर हम देखेंगे अंगार शैया, यहाँ रूपक अलंकार है। शैली इसकी गेय शैली है, प्रतीकात्मक शैली है। प्रश्न नंबर 7, कवयित्री ने स्वाधीनता के मार्ग में आने वाली कठिनाइयों को इंगित कर मनुष्य के भीतर किन गुणों का विस्तार करना चाहा है, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर होगा स्वाधीनता के लिए संघर्ष का मार्ग कांटों से भरा है, इसलिए महादेवी वर्मा देशवासियों को कठिनाइयों की चिंता न करते हुए लक्ष्य की ओर बढ़ने का आह्वान करती है। परिवार के बंधन, प्रेयसी का प्रेम, स्त्रियों के सौंदर्य से मुक्त होकर अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहने की प्रेरणा देती है। जब देश में स्वतंत्रता की आंधी चल रही थी, यह गीत उस समय का है। अतः महादेवी जी स्वतंत्रता की बेड़ियों में जकड़े और कष्ट सहन करने वाले भारतीयों को उद्बोधित कर रही है। जो सांसारिक बंधन हमें लक्ष्य से भटकाए वे कारागार के समान हैं। उन्होंने भारतीयों को अमरता पुत्र कहकर अपने स्वरूप को पहचानने का संदेश दिया है। आलस्य त्याग, दृढ़ता से डटे रहना, बलिदान होकर अमर होना, स्वतंत्रता प्राप्ति के लक्ष्य को पूरा करने के लिए तैयार रहना, आलस्य त्यागने आदि बातों के लिए उन्होंने भारतीयों को प्रेरित किया है। आत्मसम्मान के साथ जीने की प्रेरणा देते हुए पतंगे के समान जीवन त्याग करने का संदेश भी दिया है। इसीलिए वे देशवासियों से आशा करती है कि वे अपने लक्ष्य को भूले नहीं और हर प्रकार के कष्ट सहन करने की क्षमता पैदा करें। अब हम सब आंखों के आंसू उजले कविता के प्रश्न हल करेंगे। 8वां प्रश्न है, महादेवी वर्मा ने आंसू के लिए उजले विशेषण का प्रयोग किस संदर्भ में किया है और क्यों? इसका उत्तर होगा महादेवी वर्मा ने आंसू के लिए उजले विशेषण का प्रयोग उनकी पवित्रता के कारण किया है, क्योंकि सभी की कल्पनाओं में सत्य पलता है और सत्य कभी भी आधारहीन नहीं होता। उस भावना को व्यक्त करने वाले आंसू हमेशा पवित्र होते हैं। प्रश्न नंबर 9, सपनों को सत्य रूप में ढालने के लिए कवयित्री ने किन यथार्थपूर्ण स्थितियों का सामना करने को कहा है? इसका उत्तर होगा सपनों को सत्य रूप में ढालने के लिए कवयित्री ने हमें दीपक, फूल, सागर, झरने आदि की तरह सर्वजन हित की भावना रखने को कहा है। कठोरता में भी करुणा की भावना रखना चाहिए हमें और जीवन सत्य को समझना चाहिए। प्रश्न नंबर 10, नीलम मरकत के संपुट 2 जिनमें बनता जीवन मोती। पंक्ति में नीलम मरकत और जीवन मोती के अर्थ को कविता के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर होगा नीलम को नीले आकाश का प्रतीक बताया है। यहाँ पर मरकत यानी पन्ना, पन्ने को हरी भरी धरती का प्रतीक बताया है। आकाश और धरती दोनों के बीच जीवन उसी तरह पलता है जैसे सीप में मोती पलता है। आकाश बादलों से गिरकर वर्षा करता है और बादल का पानी जब धरती को छूता है तो उस धरती में से अंकुर उत्पन्न होते हैं।
इसी प्रकार सृष्टि का क्रम भी चलता है। मनुष्य प्रकृति के आंगन में ही जीवन धारण करके समरसता के साथ अपना विकास करके चलता है। प्रश्न नंबर 11, प्रकृति किस प्रकार मनुष्य को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध होती है? कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर होगा, प्रकृति अपने विभिन्न उपादानों के द्वारा मनुष्य को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध होती है। कवियत्री ने इस कविता में बताया है कि फूल दूसरों को सुगंध देने के लिए अपना अस्तित्व मिटा देता है, दीपक स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है, झरने निरंतर चलयमान होते हैं, बादल बरसकर पेड़ पौधे जीव जंतु को नया जीवन देता है। इस प्रकार कवियत्री ने कहा है कि प्रकृति में सबका अपना अपना अस्तित्व होता है और सभी अपने अपने लक्ष्य को सिद्ध करने में लगे हुए हैं। उसी प्रकार हर मनुष्य को यह सोचना चाहिए कि संसार में उसका अपना एक अलग अस्तित्व है और उसे इस प्रकृति से सीख लेकर अपने जीवन में लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना चाहिए। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। इसका पहला है, आलोक लुटाता वह गुलगुल, देता जर या सौरभ बिखरा, दोनों संगी पथ एक, किंतु कब दीप खिला कब फूल जला। यहाँ पर कवियत्री कहती है कि प्रकृति ने दीपक को जलने की शक्ति दी है, वह जलकर अंधकार दूर करता है और सब और प्रकाश फैलाता है। तो दूसरी ओर प्रकृति ने फूल में पराग रस दिया है, वह खिलकर अपनी सुगंध सब और फैला देता है। दोनों का स्वभाव एक जैसा है, दोनों परोपकारी है, दोनों संगी पथ एक, किंतु कब दीप खिला कब फूल जला। दूसरों को सुख पहुंचाने के लिए दीपक जलकर और फूल जड़कर अपना सर्वस्व न्योछावर कर देते हैं। अतः एक दूसरे के साथी की तरह ही हैं। दोनों का लक्ष्य भी संसार को प्रसन्नता प्रदान करना है, परोपकार करना है, लेकिन दोनों एक दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते। इसलिए न तो दीपक प्रातः फूल की तरह खिलता है और न ही फूल रात में दीपक की तरह जलता है। प्रश्न नंबर 12 का ख है, नभ तारक सा खंडित पुलकित, यक्षुर धारा को चूम रहा, वह अंगारों का मधुरस पी, केसर किरणों सा झूम रहा, अनमोल बना रहने को कब, टूटा कंचन हीरक पिघला। देखिए, इस पद्यांश का हम भावार्थ करेंगे। इस पद्यांश में सोने और हीरे में तुलना करते हुए कवयित्री कहती है कि हीरा आकाश के तारे के समान टूटकर भी प्रसन्नचित रहता है, यानी चमकता रहता है, और इसके लिए उसे चाकू की धार को भी चुमना पड़ता है। अर्थात हीरा चाकू की पेनी धार से कटकर तराशे जाने के बाद ही अपनी वास्तविक चमक को प्राप्त करता है। यदि हीरे के छोटे छोटे टुकड़े हो जाए तो भी वे टुकड़े आकाश के तारों के समान चमकते ही रहते हैं। अपनी इसी चमक के कारण हीरा बहुमूल्य होता है। तो दूसरी ओर सोना भी बहुमूल्य धातु है, जो दिखने में कुरूप होती है, किंतु जब सोना आग रूपी मधुरस को पीता है, अर्थात आग में तपाया जाता है, तो केसर से युक्त अपनी सुनहरी किरणें बिखेरता है, अर्थात केसर की किरणों के समान चमकने लगता है और बहुमूल्य धातु बन जाता है। फिर आगे कहा है, अनमोल बना रहने को कब, टूटा कंचन हीरक पिघला। तो यहाँ पर कवयित्री कहती है कि अनमोल बनाने के लिए क्या कभी सोने को तोड़ा जाता है या हीरे को आग में पिघलाया जाता है? नहीं। अनमोल बनने के लिए सोना कभी हीरे की तरह टूटता नहीं है, यह केवल पिघलता है, और हीरा सोने के समान आग में कभी पिघलाया नहीं जाता। हीरे का गुण है वह टूटकर निखार लाएगा, और सोने का गुण है वह पिघलकर अपने में निखार लाएगा। इस तरह दोनों अपने अपने अस्तित्व को बनाए हुए हैं। यहाँ कवयित्री कहती है कि इस प्रकार संसार का प्रत्येक प्राणी अपने अलग अलग गुणों के कारण एक दूसरे से भिन्न है। हमें इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए। हमें कभी किसी से तुलना करते हुए यह नहीं कहना चाहिए कि वह तुमसे श्रेष्ठ है।